प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम बीपीएससी का ईवीएस करवाइए, तो आज आपकी वो रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए आज आपकी बीपीएससी की ईवीएस की क्लास है, महा मैराथन क्लास है, जिसमें आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम बहुत सारे सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपकी थोड़ी बड़ी रहने वाली है, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। फटाफट सेशन को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करेंगे कि हरे पौधे क्या होते हैं। चलिए जल्दी से, और जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्लास में आपको सीखने को मिलता है। जो चीजें हम लिखते हैं, जो चीजें हम बोलते हैं, वो चीजें हमारी मेमोरी स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हरे पौधे क्या होते हैं। हर्बीवोर्स, शाकाहारी। शाकाहारी होंगे क्या? नहीं होंगे। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। विषमपोषी, हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स का मतलब जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सारे आते हैं, उसे हम हिट्रोट्रॉप्स कहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। तो ये वाला भी नहीं होगा। हरे पौधे जो रहते हैं ऑटोट्रॉप रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? जल्दी से कमेंट में बताना है कि हरे पौधे को स्वपोषी क्यों कहा जाता है, ऑटोट्रॉप क्यों कहा जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करके बताना है। चलिए फास्ट, पहला ही क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। स्वपोषी ऑटोट्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं खाना बनाते हैं। अब हमारी मम्मी भी खाना बनाती है, हमारी वाइफ खाना बनाती है, हमारी बहन खाना बनाती है, तो क्या वो स्वपोषी के अंदर आएगी? बताओ, जल्दी से बताओ। हम भी तो खाना बनाते हैं, लेकिन हम स्वपोषी के अंदर नहीं आते हैं, हम सर्वाहारी के अंदर आते हैं। खाना बनाने का मतलब ये नहीं होता कि किचन में जाकर रोटी, सब्जी, दाल ये सारी चीजें बनाना है। खाना बनाने का मतलब होता है यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर खाना बनाना, अपने शरीर के अंदर खाना बनाना, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। तो हरे पौधे ये काम करते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है, खाना बनाने के लिए पौधे जो है वो किस चीज का प्रयोग करते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है, कभी अपने आप को स्वपोषी मत मान लेना। चलिए, खाना बनाने के लिए जो हरे पौधे रहते हैं वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो 4 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तो होता है क्लोरोफिल, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला होता है क्लोरोफिल। हरा लिखा है, हरा लिखा है तो पौधे का जो हरा रंग रहता है वो क्लोरोफिल उसे देता है, तो क्लोरोफिल उसके पास है। दूसरी चीज पड़ती है सनलाइट की जरूरत, तीसरी पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत, चौथी पड़ती है पानी की जरूरत। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आप लोगों से मैं अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिससे आपके ये फोटोसिंथेसिस के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे कि पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल की। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये पौधे के पास जो क्लोरोफिल आता है वो कहां से आता है? चलिए जल्दी बताओ। उसके पास पैर नहीं है, पौधे के पास पैर नहीं है कि दुकान में जाएगा और क्लोरोफिल को खरीद कर ला लेगा। पौधे के शरीर के अंदर जो क्लोरोफिल रहता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहता है। और ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस है, ये जो पूरा प्रकाश संश्लेषण है वो कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। तो पहली चीज उसके पास खुद ब खुद थी क्लोरोप्लास्ट में। दूसरी जरूरत पड़ती है सनलाइट की, यानी कि सूर्य के प्रकाश की। तो चलिए बताइए, सूर्य का प्रकाश पौधे के पास कहां से आता है? चलिए जल्दी, थोड़ा फास्ट आंसर करना है, थोड़ा फास्ट आंसर करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है,
तो दूसरी चीज जो जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उसको वो लाकर कौन देता है? क्लोरोफिल लाकर देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है 1%, 1% एब्सॉर्ब करता है। तो चलिए इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन करते हैं कि जब क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है तो कौन कौन से कलर को एब्सॉर्ब करता है? चलिए जल्दी से बताओ। जब क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्सॉर्ब करता है, तो कौन कौन से कलर को एब्सॉर्ब करता है? सनलाइट में पूरे कलर्स है, पता है आपको, प्रकाश जो रहती है, लाइट जो रहती है, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स रहते हैं, विबग्योर कलर्स आपने देखा होगा। तो वो कौन कौन से 2 कलर को एब्सॉर्ब करता है? लाल और नीले रंग को एब्सॉर्ब करता है। क्या होता है? लाल और नीले रंग को एब्सॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा लाल और नीले रंग में होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के लिए। क्लोरोफिल लाल और नीले रंग को एब्सॉर्ब करता है और हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है। हरे रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और जो भी चीज रिफ्लेक्ट होती है वो ही हमें दिखाई देती है। अगर आपको पौधे का हरा रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हरा रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 चीजें आ गई। अब तीसरी चीज जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि CO2 की। तो मुझे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के पास कहां से आता है? चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। प्रियंका जी, राहुल जी, सुचित्रा जी, मनीषा जी, अंजलि जी, बेटा फास्ट आंसर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के पास कहां से आता है? रंध्र से आता है। जब रंध्र खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है, और जब रंध्र बंद होता है तो ऑक्सीजन और पानी को बाहर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कौन लाकर दे रहा है? स्टोमेटा लाकर दे रहे हैं, रंध्र लाकर दे रहे हैं। ठीक है, और चौथी जो जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। पानी उसको कौन लाकर देता है? चलिए जल्दी से बताओ, पौधे को पानी कौन लाकर देता है? जल्दी से आंसर करके बताना है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। पानी जो है वो पौधे को कौन लाकर देता है? जड़ें जो रहती है मिट्टी से पानी को एब्सॉर्ब करती है और उसको ऊपर ले जाने का काम जाइलम करता है। ठीक है, मिट्टी से पौधे जो रहते हैं पानी को एब्सॉर्ब, जड़ों के माध्यम से एब्सॉर्ब करते हैं, और ऊपर ले जाने का काम जाइलम करता है। याद रहेगा। अब ये चारों चीजें पौधे के पास आ गई और पौधे प्रकाश संश्लेषण करना चालू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है कि जो कसकटा है वो किसका उदाहरण है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। कसकटा यानी कि अमरबेल। अमरबेल जो है वो किसका उदाहरण है? फास्ट आंसर करके बताना है। कसकटा जो है, अमरबेल जो है, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो वो स्वपोषी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि स्वपोषी के पास क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। ये किसके अंदर आता है? परजीवी के अंदर आता है, पैरासाइट के अंदर आता है। परजीवी, पर का मतलब होता है पराया। पर का मतलब क्या होता है? पराया होता है। और जीवी का मतलब होता है कि पराये लोगों से अपने खाने को लेना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर सिर में जुए हो जाती है, ज्यादातर लंबे बालों में होती है, तो जुआ जो रहती है वो हमारा खून पीने का काम करती है ना। तो हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन जुए को फायदा हो रहा है। तो वो किसके अंदर आता है? पैरासाइट के अंदर आता है, परजीवी के अंदर आता है। एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, तो वो पैरासाइट के अंदर आता है, परजीवी के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कसकटा दिखता कैसे है। कसकटा आखिर दिखता कैसे है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो कसकटा है, जो अमर बेल है, वो इस तरीके की पीले रंग की होती है। ठीक है, और वो एक जो होस्ट प्लांट रहता है, उसमें ऐसी घुमेटी हुई रहती है, और वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाती, होस्ट प्लांट से अपना खाना लेती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको करना है। यूजीसी एनईटी का क्वेश्चन है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है?
चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट फास्ट। जी देवीलाल जी, जी बेटा आराध्या जी, जुनून जी, कृति जी, जल्दी जल्दी इसका आंसर करना है कि फोटोसिंथेसिस के समय क्या नहीं होता है, जल्दी से आंसर करके बताना है। पर्णहरित, पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो रहते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, ये काम तो होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं और उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी है। ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाना है, जल्दी से ग्लूकोज का फॉर्मूला कमेंट में लिखेंगे, C6H12O6। ठीक है, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आ गया, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते जाना है। सारे बच्चों को बता दीजिए कि बीपीएससी की ईवीएस की क्लास आपकी हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ऑक्सीजन यहां पर ऐड होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है, ऑक्सीजन तो बाहर निकलता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हमारे प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन तो बाहर निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। ऐसे ही बीच बीच में आपको रिवीजन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले, एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कुछ रिवीजन के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हरे पौधे जो रहते हैं सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग ग्रहण करते हैं, 1% ग्रहण करते हैं। बहुत बढ़िया, कौन ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है, ये भी जल्दी से बता दो ताकि आपको याद हो जाए सारी चीजें। सूर्य की जो ऊर्जा है वो 1% कौन ग्रहण करता है, जल्दी से कमेंट में बताना है। और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं, कौन करता है, क्लोरोफिल ग्रहण करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोशिका श्वसन में मुख्य सबस्ट्रेट कौन सा उपयोग होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अभी हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी, अभी हमने प्रकाश संश्लेषण की बात कर ली है, अब हम बात करने वाले हैं श्वसन की। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं जहां पर आपका श्वसन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, खाना किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो रहता है, जो खाना रहता है ग्लूकोज में बदल गया, यानी कि C6H12O6 में बदल गया। अब हमारे सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन है, ये तो आपको पता है कि हमारी जो कोशिकाएं है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये ग्लूकोज जो रहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, ग्लूकोज जो रहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ साथ एनर्जी रिलीज हो जाती है, साथ साथ हमें ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट खाने से एनर्जी मिलती है, फैट खाने से ऊर्जा मिलती है। तो ये सारी चीजें ये पार्ट से आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रेस्पिरेशन है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि श्वसन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्लूकोज है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बिना रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो आप लोग मुझे बताइए, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कहां पर होता है, चलिए जल्दी से बताइए। ये जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, हमारे बॉडी के सेल्स में कहां पर हो रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो।
ग्लूकोज जो रहता है ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी जो मिलती है एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एनर्जी जो मिलती है एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ये जो सारा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सारा प्रोसेस जो होता है कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या चीजें याद रखना है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रहेगा। एनर्जी जो मिलती है एटीपी के फॉर्म में मिलती है। तो आप लोग मुझे बताइए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए जल्दी जल्दी बताओ, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट कमेंट में लिखते जाना है। मैंने कहा है जितना आप कमेंट में लिखेंगे चीजें उतनी याद होती जाएगी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है ये हमारी एनसीईआरटी से लिया गया है और मैं जितनी भी बातें आपको पढ़ा रही हूँ आपके बीपीएससी इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ और सारी बातें हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात पर एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको करना है, कोशिका श्वसन के दौरान कौन से प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है? चलिए जल्दी से बताओ। जब रेस्पिरेशन होता है, अभी हमने रेस्पिरेशन देखा, अभी हमने श्वसन देखा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जब श्वसन हो जाता है, जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है? वो मिलती है हमें केमिकल एनर्जी के रूप में, वो मिलती है हमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। तो बताइए कितनी एटीपी मिलती है? जल्दी से बताएंगे कितनी एटीपी मिलती है? चलिए फास्ट फास्ट बताना है। एटीपी जो मिलती है, कितनी एटीपी मिलती है? 36 से 38 एटीपी मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा समीकरण एरोबिक श्वसन को दर्शाता है? अब दो प्रकार के श्वसन होते हैं। अभी हमने श्वसन के बारे में पढ़ा। जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है, एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन। एरोबिक का मतलब क्या होता है? वायवीय। और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब वायवीय का मतलब, एरोबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन रहता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है, जिसमें ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित रहता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन वहां पर एब्सेंट है, वहां पर हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, कहां पर वायवीय श्वसन हो रहा है। इसका मतलब देख लो कहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर भी ऑक्सीजन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। जो हमने अभी रेस्पिरेशन पढ़ा वो हमारा वायवीय श्वसन है, ठीक है, वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते इसका आंसर करना है। ये फिर से आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन। मैंने आपको कहा है कि आज हम ऐसा पढ़ने वाले हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद रिवीजन के एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको बताना है जो कोशिका श्वसन है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, वो कहां पर होता है? चलिए जल्दी से आंसर करना है, जल्दी। राहुल जी, ऋतिक जी, आयशु जी, धीरज जी, बेटा शोभा जी, जल्दी आंसर करेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है, जो इतने देर से हम पढ़ रहे हैं, वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा देता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जल्दी से कमेंट में लिख दो, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाना है सारी बातें। माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा देता है,
तो जो ऊर्जा देने वाला रहता है उसके पास बहुत पावर है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये सारी चीजें आप बायो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पार्ट हमारे ईवीएस में भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सांस लेने के लिए एरोबिक और एनएरोबिक के बीच में क्या अंतर होता है? चलिए जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। सांस लेने के लिए जो वायवीय और अवायवीय श्वसन रहता है उनके बीच में अंतर किसका रहता है? ऑक्सीजन का अंतर रहता है। एक में ऑक्सीजन रहती है और एक में ऑक्सीजन नहीं रहती है, ऑक्सीजन का अंतर रहता है, उसे हम वायवीय और अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर कर देना है। पौधे का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? चलिए DSSB का क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जो पानी को वाष्पित करता है? अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझने की है। जब आपको गर्मी लगती है, जब आपको पसीना आता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? एसी के सामने, कूलर के सामने या फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं और पसीना सूखने लगता है। पसीना सूखने लगता है और आपको ठंडक महसूस होती है। तो जो पसीना सूख रहा है वहां पर क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। तो वाष्पीकरण क्या करता है? ठंडक देने का काम करता है। वाष्पीकरण क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में दिया है कि वाष्पीकरण की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है कि हीटिंग इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, वाष्पीकरण जो रहता है ठंडक देने का काम करता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। अब हमें बोल रहा है कि पौधे में वाष्पीकरण कहां से होगा? तो जब पौधे को गर्मी लगती है या पौधे में पानी जब भर जाता है, जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा फूलने लगता है। स्टोमेटा क्या लगता है? फूलने लगता है। फूलने को क्या कहते हैं? टर्गर कहते हैं। फूलने को क्या कहा जाता है? टर्गर कहा जाता है। और जब वो फूलने लगता है तो खुल जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। तो कहां से पानी बाहर निकल रहा है? कहां से पानी का वाष्पीकरण हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है, रंध्र से हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया क्या क्या मैंने बोला? जब पौधे में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्टोमेटा फूलने लगता है। क्या होता है? टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। और टर्गर प्रेशर अगर बढ़ता है तो स्टोमेटा को खुलना पड़ता है और पानी बाहर आ जाता है। याद रखिएगा, ये टर्गर जो वर्ड मैंने यूज किया है ये आपको काम आएगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में स्टोमेटा का क्या काम है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर करिए। प्रकाश संश्लेषण में स्टोमेटा क्या काम करता है? और स्टोमेटा जो खुलता और बंद होता है गार्ड सेल की मदद से होता है, ये भी आपको याद रखना है। स्टोमेटा जो रंध्र रहते हैं, पत्तियों पर रहते हैं, जब वो खुलते और बंद होते हैं गार्ड सेल की मदद से होते हैं। तो जब वो खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, जब बंद होता है तो ऑक्सीजन बाहर जाती है। इसका मतलब गैस का आदान प्रदान करता है। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं जल का परिवहन करना। जल का परिवहन नहीं करता है, जल का वाष्पन करता है। जल का परिवहन लिखा है, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग पार्ट्स में भेजना। स्टोमेटा जो रहता है जल का परिवहन नहीं करता है, जल का वाष्पन करता है। जल का परिवहन कौन करता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। बहुत बढ़िया। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, स्टोमेटा नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है, रीड का क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चीजें आवश्यक है? चलिए फिर से रिवीजन क्वेश्चन, फिर से रिवीजन क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी 4 चीजों की जरूरत पड़ती है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करते जाना है। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है।
ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन तो बाहर निकालता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखा है, इसे काट दो। यहाँ पर लिखा है शुगर, शुगर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे भी काट दो। किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की, सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। एक बार सारे बच्चे अपने आप के लिए क्लैपिंग करिए, एक बार आप लोग अपने आप के लिए क्लैपिंग करिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए कि ऑक्सीजन भी आ सकता है। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हुआ कि ऑक्सीजन भी हमारे आंसर में आ सकता है। मुझे लगा था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और पहला आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सही आंसर किया था सारे बच्चों ने क्लैपिंग भी कर दी है, और लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करते जाइए। चलिए इसका आंसर करिए, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? चलिए, पौधे के किस भाग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है? पत्तियों में होता है। और कहां कहां पर होता है? पत्तियों में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। पत्तियों को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री क्या होती है? जहां पर चीजों को बनाने का काम होता है। तो पत्तियों में खाना बनाने का काम होता है, इसीलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। और कहां कहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है? तनों में होता है, तने में होता है, उसके बाद हरी शाखाओं में होता है, हरी शाखाओं में भी होता है। ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन केवीएस में आया था कि प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से भाग में होता है। पत्तियों में सबसे ज्यादा होता है, फिर तने में होता है, फिर हरी शाखाओं में होता है। ये तीन जगह आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसा भी घुमा कर दे सकता है, हमें सारी चीजों की तैयारी करना है, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आज 500 बच्चों का टारगेट पूरा करते हैं, अगर आप आज 500 बच्चों का टारगेट पूरा करते हैं, तो हम आपको टेस्ट देने की सोचेंगे। ठीक है, लेकिन 1500 बच्चों का, सॉरी 1500 बच्चों का टारगेट आपको पूरा करना है आज। ठीक है, मैंने 500 बोल दिया गलती से, 1500 बच्चों का टारगेट पूरा करना है। 500 तो हो ही चुके हैं, 800 हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी से एक बार, जल्दी से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की पहली प्रक्रिया क्या होती है? चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर कर देना है इस क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की पहली प्रक्रिया क्या होती है? पहला स्टेप क्या होता है? चलिए, बोलने में मिस्टेक हो गई है, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण की पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहले तो क्लोरोफिल रहना चाहिए। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो यही पहली स्टेप रहेगी। पहली स्टेप क्या रहेगी? प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, ये पहली स्टेप रहेगी। दूसरी स्टेप क्या रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करना। दूसरा काम क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन करना। और तीसरा काम रहेगा ग्लूकोज बनाना। ये स्टेप्स आपको याद रहना चाहिए, ये स्टेप्स आपको याद रहना चाहिए कि कब कौन सा काम हो रहा है। और यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, जो क्लोरोफिल करता है। दूसरा काम कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ना, और तीसरा काम ग्लूकोज को बनाना, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश को अवशोषित करने के लिए कौन सा रंग द्रव्य जिम्मेदार होता है? चलिए जल्दी से आंसर करके बता देंगे। जब प्रकाश संश्लेषण के समय, फोटोसिंथेसिस के समय सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए कौन से पिगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो 1% करता है।
आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? और ये आपके बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आपको बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? अब देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है ग्लूकोज, एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज रहता है वो मेन प्रोडक्ट रहता है, जो ग्लूकोज रहता है वो मेन प्रोडक्ट रहता है, और ऑक्सीजन जो रहता है बाय प्रोडक्ट रहता है। तो हमें क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट बताने के लिए कहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जैसे कि आप लोग जब मूवी देखते हैं, जब पिक्चर वगैरह कुछ देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक हीरो रहता है और हीरो के साथ उसका एक दोस्त हमेशा रहता है, एक दोस्त वो रखते ही है उसके साथ। जो हीरो है, जो हीरो है वो कौन है? ग्लूकोज है, वो मेन प्रोडक्ट है, और उसके साथ हमेशा एक दोस्त आपको दिखाया जाता है। साउथ की मूवी में ज्यादा ऐसा दिखाया जाता है। तो जो उसका दोस्त रहता है वो कौन रहता है? बाय प्रोडक्ट रहता है, यानी कि साइड एक्टर, साइड एक्टर, और ये मेन एक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको करना है, बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? चलिए जल्दी से आंसर करना है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या था? कि पेड़ों को चिपक कर खड़े हो जाना, हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, चाहे आप हमारे सिर को काट लीजिए, पेड़ हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। तो ये जो चिपको आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल भगुना ने किया था। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल भगुना ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये चिपको आंदोलन कहां पर चालू हुआ और कब चालू हुआ? चलिए जल्दी से बताइए। चिपको आंदोलन सुंदरलाल भगुना के नेतृत्व में चालू हुआ। कब चालू हुआ? 1970 के दशक में। 1970 का दशक मतलब क्या होता है? दशक का मतलब क्या होता है? ये जो आंदोलन था 10 साल तक चला था। ये जो आंदोलन था 10 साल तक चला था, 1970 के बाद चालू हुआ था। और कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है चिपको आंदोलन। ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मेधा पाटकर की। अब बात कर लेते हैं मेधा पाटकर की। मेधा पाटकर कौन थी? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि मेधा पाटकर कौन थी। फास्ट आंसर करना है। मेधा पाटकर के बारे में हमने कहाँ सुना है और किसके कैसे क्वेश्चन उसके ऊपर किए थे? जो मेधा पाटकर थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटकर जो थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध बनाने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा, उनको मारपीट करी गई, उनको कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया था। अब आप लोग मुझे बताइए ये कौन से राज्य की बात है? कौन से राज्य में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था? चलिए जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था? नसार जी ने लिख दिया है मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए फास्ट आंसर करना है, लाइक और शेयर करते जाना है। 1500 बच्चों का टारगेट है, 500 नहीं। ठीक है, चलिए आपको बताना है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। फास्ट आंसर करेंगे। चिपको आंदोलन किससे चिपकना है? पेड़ों से चिपकना है, कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है, चिपको आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक देखा गया। चलिए फास्ट आंसर करिए, चिपको आंदोलन का प्रभाव जो था वो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। चलिए फास्ट फास्ट आंसर करना है। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करें, पढ़ाने में मजा आ रहा है और आई होप आप लोग को पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन का प्रभाव हिमालयन क्षेत्रों में देखा गया। हिमालयन क्षेत्र उत्तराखंड हो गया, ये सारे हिमालयन क्षेत्र, हमने उत्तराखंड पढ़ा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड हिमालयन क्षेत्र में आता है, तो हिमालयन रीजन में चिपको आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। वहां पर पेड़ों को काटने पर फाइन देना पड़ता है, ठीक है, फाइन लगता है, पेड़ को काट नहीं सकते। तो चिपको आंदोलन जो है वो किस प्रकार के विरोध का उदाहरण है। चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। चिपको आंदोलन जो है वो किस प्रकार का विरोध था। हिंसक विरोध था कि हिंसक का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, डिशुम डिशुम लड़ाई झगड़ा बहुत सारी हुई है, तो वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, वो अहिंसक था। बस लोगों ने क्या कहा था कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, वो चिपक कर खड़े हो गए थे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये किसके अंदर आता है, अहिंसक के अंदर आता है, अहिंसक के अंदर आता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम कोई आंदोलन की बात करते हैं, अगर कोई आंदोलन की बात करते हैं, हमारे दिमाग क्या सोच लेता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन ऐसे जो आंदोलन रहते हैं वो प्यार से भी सुलझाए जा सकते हैं। तो ये अहिंसक था, नॉन वायलेंट था। आपने मुन्ना भाई देखी होगी या गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या कहते थे कि हमें नॉन वायलेंट रहना चाहिए, हमें हिंसा से कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल सामने लाना चाहिए। आपने सुना होगा, ये डायलॉग था, तो वो ही है यहाँ पर, नॉन वायलेंट, अहिंसक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन सी घटना से मिली थी। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसने किससे प्रेरणा ली थी, किसको देखकर चिपको आंदोलन चालू हुआ था, यानी कि उसके पहले एक आंदोलन हो चुका है, उसके पहले एक आंदोलन हो चुका है, वो है बिश्नोई आंदोलन। वो क्या है, बिश्नोई आंदोलन। तो आप लोग मुझे बताइए कि बिश्नोई आंदोलन कौन से राज्य में हुआ है। चलिए जल्दी से बताओ, और कब हुआ है, वो दोनों बातें कमेंट में लिख देना है। चिपको आंदोलन जो था उसने किसको देखकर आंदोलन की शुरुआत की है, बिश्नोई आंदोलन को देखकर। आप लोग मुझे बताइए ये बिश्नोई आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है। रौनक जी ने लिख दिया है राजस्थान। राजस्थान में खेजड़ी के जो पेड़ है, राजस्थान में खेजड़ी के जो पेड़ है उसको काटने के लिए एक एनसीईआरटी में अमृता नाम की लड़की की कहानी है, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने इसका नेतृत्व किया था, वो भी आप लोग कमेंट में लिख लीजिए। बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत अमृता देवी बिश्नोई ने किया है। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी में कहानी है, अमृता नाम की लड़की रहती है, जोधपुर में रहती है। जोधपुर में खेजड़ी के पेड़ बहुत सारे पाए जाते हैं। अब राजा को क्या हुआ कि उसको अपने महल में फर्नीचर बनाना था, तो वो कुछ लोगों को भेजता है कि खेजड़ी के पेड़ को काट के लकड़ियां लेकर आओ। लेकिन अमृता क्या कहती है कि आप मेरे फैमिली मेंबर को नहीं काट सकते, और उसको देखकर बहुत सारे बिश्नोई ने उनका साथ दिया है। 363 से लेकर 400 बिश्नोई ने उनका साथ दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कब की बात है, ये कब की बात है, 1730 ईस्वी की बात है। ईस्वी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एडी, इंग्लिश में एडी। 1730 ईस्वी की बात है, एडी की बात है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है, यदि किसी झील में अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो किस समस्या की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए फास्ट आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी टीआरई का है, और जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करते जाना है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे, यदि किसी झील में उर्वरक की मात्रा बढ़ते जाती है, उर्वरक यानी कि एनपीके,
उर्वरक यानी कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, अगर ये मात्रा बढ़ते जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होते जाती है। ऑक्सीजन क्या होते जाता है? कम होते जाता है। इसे क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यानी कि पोषक तत्व बढ़ते जाएंगे और ऑक्सीजन कम होते जाता है, मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, मछलियां मरते जाती है, उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? जैव संक्रेदन का मतलब क्या है? चलिए जल्दी से आंसर करना है। बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? जैसे यूट्रोफिकेशन जो था वो फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है, उर्वरक की वजह से होता है, और बायोमैग्निफिकेशन जो होता है पेस्टिसाइड की वजह से होता है। बायोमैग्निफिकेशन जो होता है पेस्टिसाइड की वजह से होता है, कीटनाशक की वजह से होता है। जब खेतों में हम पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड में डीडीटी रहता है, मर्क्यूरी रहता है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो पानी के साथ बहकर या जो वर्षा के साथ बहकर नदियों में चले जाते हैं और वहां पर डीडीटी की मात्रा बढ़ते जाती है। उसे क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन जो होता है फर्टिलाइजर की वजह से होता है और बायोमैग्निफिकेशन जो होता है पेस्टिसाइड की वजह से होता है। और बीओडी, बीओडी क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। बीओडी क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। जब ये दोनों चीजें होती है, जब ये दोनों चीजें होती है तो बीओडी क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है। बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बीओडी बढ़ रहा है इसका मतलब पानी गंदा हो रहा है। अगर बीओडी बढ़ता है इसका मतलब पानी जो है वो गंदा होते जा रहा है। हमारे साफ पानी का जो बीओडी रहना चाहिए 5 ppm से कम रहना चाहिए। हमारे साफ पानी जो हम पानी को पीते हैं, जो पानी को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका बीओडी जो रहता है 5 ppm से कम रहता है। और अगर बीओडी बढ़ता जा रहा है इसका मतलब पानी जो है गंदा होते जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये दोनों केस में, ये दोनों केस में बीओडी जो रहता है बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मीना माता जो रोग होता है वो कौन से प्रदूषक की वजह से होता है? चलिए जल्दी से आंसर करके बताना है। मीन माता या मीना माता रोग जो है वो कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होता है? कौन से प्रदूषक की वजह से होता है? वो होता है पारे से, वो होता है मर्क्यूरी यानी कि Hg से होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? ब्लैक फुट डिसीज होती है। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? ब्लैक फुट डिसीज होती है, जो सबसे ज्यादा कहां पर देखी गई है? वेस्ट बंगाल में। जो सबसे ज्यादा कहां पर देखी गई है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखी गई है। याद रखिएगा, ब्लैक फुट डिसीज के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए इसका आंसर करना है। कैडमियम शरीर में किस तत्व को विस्थापित करता है और हड्डियों को कमजोर करता है? चलिए जल्दी, हड्डियां कमजोर कब होती है? जब कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी करता है, तो कैडमियम जो है वो कैल्शियम की जगह ले लेता है और हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। वनों में लाइकेन की अनुपस्थिति किसका संकेत देती है? अगर मान लीजिए कि लाइकेन कम होते जा रहा है, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन के अंदर एल्गी और फंगस रहते हैं। लाइकेन के अंदर कवक और शैवाल रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं? सहजीवी संबंध में रहते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं। ठीक है, दोनों एकदम अच्छे से रहते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को फायदा होता है, सहजीवी संबंध में रहते हैं। अगर लाइकेन कम होता जा रहा है इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है।
अगर लाइकेन कम होता जा रहा है इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? अम्लीय वर्षा करता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? अम्लीय वर्षा करता है। वो पानी के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेता है? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो एसिड रेन का कारक है। ठीक है, चलिए आगे। इसका आंसर आपको करना है, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी आंसर करो, फास्ट आंसर कर रहा है। इसके ऊपर भी बीपीएससी पर क्वेश्चन बना है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। और सलीम अली के नाम से बहुत सारी बर्ड सेंचुरी बनी है, जो गोवा और जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, उसके ऊपर बीपीएससी में क्वेश्चन बना था, और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत पढ़ा है, उनके ऊपर बुक्स लिखी है, और पक्षियों को वो प्यार करते थे, ये सारी बातें उसके अंदर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पर है? चलिए जल्दी से बताइए। आईयूसीएन एक ऐसी संस्था है जो रेड डेटा बुक में, आईयूसीएन एक ऐसी संस्था है जो रेड डेटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में लिखती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में लिखती है, उसे हम क्या कहते हैं? आईयूसीएन कहते हैं। आईयूसीएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नाम की जगह है, स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नाम की जगह है, वहां पर इसका मुख्यालय है। लेकिन आईयूसीएन जब बना था, आईयूसीएन जब बना था कहां पर बना था? फ्रांस में बना था। आईयूसीएन जो बना था, आईयूसीएन का जब गठन किया गया था, याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हमें एग्जाम में दूसरे बच्चों से अलग करती है और उनसे ज्यादा नंबर लाने में मदद करती है। तो आईयूसीएन का जब गठन किया गया था तब वो फ्रांस में था, लेकिन जब उसका हेडक्वार्टर बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया, वो स्विट्जरलैंड ग्लैंड नाम की जगह पर बनाया गया। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में लिखता है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका आंसर करके बताइए कि आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी? चलिए फास्ट आंसर करना है, लाइक और शेयर करते जाना है। 1100 बच्चे पूरे हो गए हैं, 1500 का टारगेट है। चलिए फास्ट आंसर करना है। आईयूसीएन की जो स्थापना हुई थी आजादी के 1 साल के बाद हुई थी, 1948 में हुई थी। आईयूसीएन की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपको बताना है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे खतरनाक वायुमंडल परत कौन सी होती है? चलिए जल्दी से आंसर करके बता देना है, फास्ट आंसर करके बताना है कि वायुमंडल की 5 परत है। वायुमंडल में 5 परत है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो सबसे खतरनाक परत कौन सी होती है? मध्य मंडल होती है। सबसे खतरनाक परत कौन सी होती है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए? मेसोस्फीयर होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी परत है। वहां का टेम्परेचर कितना होता है? -90 डिग्री सेल्सियस होता है, -90 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो उल्का पिंड आकर जल जाते हैं, जो उल्का पिंड आकर जल जाते हैं, आपको क्या लगता है? टूटता हुआ तारा आ रहा है, आप लोग विश मांगना चालू कर देते हैं कि बीपीएससी टीआरई हो जाए और टीआरई में हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये विश मांगना आप लोग चालू करते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं कि कोई पत्थर अगर तेजी से हमारे पृथ्वी में आता है तो घर्षण होने की वजह से वो जल जाता है। तो वो जलता कहां पर है? मध्य मंडल में, मेसोस्फीयर में जलता है। और ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे खतरनाक परत है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य मंडल का तापमान कम क्यों होता है, उसका कारण क्या है? चलिए
जल्दी से आंसर करके बताएंगे। आखिर मध्य मंडल का तापमान कम होता क्यों है, इसका कारण क्या है? बाकी मंडल कम क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर जो हवा रहती है, जो हवा रहती है उसका घनत्व बहुत कम होता है। जो हवा रहती है उसका घनत्व बहुत कम होता है, यानी कि वो पतली रहती है। और पतली हवा जो रहती है वो गर्मी को रोक नहीं सकती। आप देखना कि अगर ठंड के समय पर आप अगर पतला कपड़ा पहन के घूमेंगे, आप मान लो बहुत ठंड है और पतला सा कपड़ा पहनकर, कॉटन का कपड़ा पहनकर कश्मीर घूमने चले गए, तो क्या हालत होगी? वैसे ही मिजोस्फीयर में, मध्य मंडल में जो हवा रहती है उसका घनत्व बहुत कम रहता है और वो गर्मी को रोक नहीं सकती। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि वहां पर कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ना मीथेन है, ना नाइट्रस ऑक्साइड है, ना ओजोन है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए वहां पर तापमान कम होता है। और ये सन से भी दूर है, सूर्य से भी दूर है, इसीलिए भी ठंडा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तीन कारण है, तीन कारण है, तीनों कारण मैंने ये क्वेश्चन से आपको समझाए। ऐसे ही थ्योरी हमें पढ़ना है, ऐसे ही थ्योरी हमें क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में सहायक होती है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो कम्युनिकेशन में मदद करती है, रेडियो संचार में मदद करती है? मैं नहीं जाऊंगी जी बेटा, बिल्कुल मत जाइएगा, कोई भी बच्चा मध्य मंडल में मत जाइएगा। चलिए जल्दी से आंसर करना है। रेडियो संचार में कौन सा मंडल सहायक होता है? वो होता है आयन मंडल। वो कौन होता है? आयन मंडल। इसे क्या कहते हैं? थर्मोस्फियर भी कहते हैं। आयन मंडल को थर्मोस्फियर भी कहते हैं। अब इसका नाम आयन मंडल क्यों रखा गया? आयन मंडल इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर आयन्स है, क्योंकि यहाँ पर आयन्स है, धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन है। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है वो रेडियो संचार में मदद करते हैं। और ये सबसे गर्म परत है, सबसे गर्म परत है, ये भी आपको याद रखना है। और गर्म क्यों है? प्लस और माइनस की वजह से, प्लस और माइनस आयन की वजह से गर्म है। याद रहेगा, याद रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट हमें याद रखते जाना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लाभ देती है? चलिए, पीएमआरवाई, पीएमआरवाई यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना से किस आयु के लोगों को लाभ मिलता है? लाभ मतलब मैं अभी आपको इसके बाद वाले क्वेश्चन में समझाती हूँ कि क्या लाभ मिलता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 18 से 35 साल के लोगों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। लेकिन अगर वो हैंडीकैप है, अगर वो हैंडीकैप है, या उसकी आंख नहीं है, या वो सुन नहीं सकता है, या कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई उसको डिसेबिलिटी है, तो उसकी उम्र की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 45 साल किया गया है। 45 साल, याद रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 18 से 35 साल के जो लोग रहते हैं उनको लाभ होता है। और अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो 45 साल उसकी उम्र रह सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि हमारे भारत में ये पीएमआरवाई लॉन्च कब हुआ था, कौन से साल में आया था? चलिए फास्ट आंसर करके बता देना है। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। हमारे भारत में पीएमआरवाई की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? चलिए जल्दी से आंसर करना है। 1993, 1993 में की गई थी। किसी को नहीं पता है? बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या लाभ मिलता है? पीएमआरवाई जो आया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, अभी मैंने बताया कि 18 से 35 साल के लोगों को लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो पैसा देती है और आप अपना बिजनेस चालू करिए।
कुछ इंटरेस्ट लेना पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है और वो पैसा देती है कि आप अपना बिजनेस चालू करिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए। तो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए PMRY आया था। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सा तत्व ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। चलिए फास्ट आंसर करना है। ओजोन परत, ओजोन परत क्या है? एक छाते की तरह है। एक छाता क्या करता है? अभी बारिश का मौसम चल रहा है, छाता लेकर आप जाते हैं तो पानी अंदर नहीं आता है, आप गीले नहीं होते। तो ओजोन परत भी उस छाते की तरह है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है, पराबैंगनी किरणों को हमारे तक पहुंचने नहीं देता है। तो ओजोन परत कहां पर है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहां पर है? समताप मंडल में है। 30 से 32 किलोमीटर ऊंचा है, 30 से 32 किलोमीटर ऊंचा है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, ओजोन परत को हानि हो रही है, ओजोन परत पतला होते ही जा रहा है, ओजोन परत में होल होता जा रहा है। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन और सी का मतलब कार्बन। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है वो ओजोन को जाकर क्या बोलता है कि हट जा, मैं तेरी जगह पर आकर बैठ जाता हूं। ओजोन को तोड़ देता है, क्लोरीन जो रहता है ओजोन को तोड़ देता है और ओजोन को पतला करते जा रहा है। तो ओजोन परत को नुकसान किससे हुआ? क्लोरीन से हुआ। याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो। ठीक है, तो जो क्लोरीन है वो ओजोन को पतला कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ओजोन कहां पर पतला होता हुआ दिख रहा है, कहां पर ओजोन होल दिखाई दे रहा है? चलिए जल्दी से बताइए, ओजोन होल सबसे ज्यादा कहां पर दिखाई दे रहा है? फास्ट आंसर करके बता देना है जल्दी से। जी जी बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओजोन लेयर जो है वो पतली कहां पर होती जा रही है? वो होता जा रहा है साउथ पोल में, दक्षिण ध्रुव में। साउथ पोल में, दक्षिण ध्रुव, एंटार्क्टिका में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। ओजोन जो है, ओजोन गैस जो है वायुमंडल में दोहरा प्रभाव करती है। किस रूप में? दो प्रकार में ओजोन का इस्तेमाल होता है, दो प्रकार में ओजोन का इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं? केवल लाभकारी इस्तेमाल होता है क्या? नहीं। केवल अच्छा होता है क्या ओजोन? नहीं। केवल खराब ओजोन होता है क्या? नहीं। ये जो ओजोन होता है दोनों काम करता है, अच्छा ओजोन भी रहता है और खराब ओजोन भी रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओजोन जो रहता है दो काम करता है। हानिकारक काम, हानिकारक काम का मतलब जब वो शोभ मंडल में पाया जाता है, जब वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है तो वो हानिकारक होता है, वो पराबैंगनी किरणों से हमें नहीं बचाता है, वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। और जब वो समताप मंडल में होता है तब वो लाभकारी काम करता है, हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो दोनों काम कर सकता है। जैसे हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, किसी के लिए हम अच्छे हैं, किसी के लिए खराब है, सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते या सभी के लिए बुरे नहीं हो सकते। तो हम भी दो प्रकार के काम करते हैं, बिल्कुल उस ओजोन की तरह। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बनी थी। चलिए फास्ट आंसर करके बता देना है। चलिए जल्दी, अगर हमें ओजोन परत को बचाना है, अगर हमें ओजोन परत में होल होने से बचाना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाना है, तो उसके लिए एक संधि बनाई गई थी, एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था। उसका नाम क्या था? कियोटो। उसका नाम कियोटो था क्या? नहीं था। उसका नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। उसका नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कियोटो और मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था 16 सितंबर 1987 में उसे साइन किया गया था। देखो, साइन करना और लागू होना अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 में किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। अब साइन हुआ 16 सितंबर को, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। ये याद रखिएगा, आपको याद 16 सितंबर वाला आपको याद रखना है। लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया है, जो बच्चों को याद करना है आप ये याद कर सकते हैं कि लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको करना है। मैंने आपको जैसा कि कहा था कि हम कुछ सम्मेलन के बारे में आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की स्थापना हुई थी। चलिए अब बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले। सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे और एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और मुझे ये बता देंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? एक बार सारे बच्चे कमेंट में ये भी बता देंगे। ठीक है, अब थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यूएनईपी की स्थापना, यूएनईपी की स्थापना जो हुई थी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी जो स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। कब हुई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, जो स्टॉकहोम सम्मेलन था वो हमारे पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन था। स्टॉकहोम जो सम्मेलन था वो हमारे पर्यावरण के मुद्दों पर सबसे पहला सम्मेलन था, जो 1972 में हुआ था। जो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और कहां पर हुआ था? स्वीडन में। स्वीडन में स्टॉकहोम नाम की जगह है, स्वीडन में स्टॉकहोम नाम की जगह है, वहां पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के अंदर, इसी सम्मेलन के अंदर यूएनईपी की स्थापना हुई थी, यानी कि इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई है। याद रखना, आगे क्वेश्चन आने वाला है, आगे क्वेश्चन आने वाला है, तब आपको सही करना है आंसर को। स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। याद रखिएगा, आगे मैं आपसे पूछने वाली हूँ। ठीक है, चलिए आपको बताना है रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। चलिए फास्ट आंसर करना है। रामसर के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं आज आपको रामसर के ऊपर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कॉन्वेंशन आया था, रामसर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो आपको अब क्या क्या चीजें याद रखना है। चलिए सारी बातें कमेंट में लिखते जाना, सारी बातें कमेंट में लिखते जाना कि जो रामसर कॉन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ईरान में। ईरान में रामसर नाम की जगह है। ठीक है, ईरान में रामसर नाम का एक शहर है जहां पर रामसर कॉन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। कब हुआ था? जल्दी से याद करना है, कमेंट करना है। जितना आप करेंगे उतना ज्यादा याद होगा, क्योंकि डेट याद करने में थोड़ी सी मुश्किल जाती है। थोड़ा हम भूल जाते हैं कि कौन से साल में क्या हुआ था, लेकिन हम क्लास में सारी चीजें याद करेंगे। 2 फरवरी 1971 में हुआ था। अब हमारे भारत में टोटल कितने रामसर स्थल है? 91। अभी तक टोटल कितने रामसर स्थल है? 91 रामसर स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए जो मैं मार्क कर रही हूँ, जो मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्या याद करना है? सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन। और सुंदरबन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में।
सुंदरबन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है जी। जी कनक जी, याद रहेगा सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो है सुंदरबन, और सुंदरबन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। अब दूसरी चीज आपको याद रखना है, जो चिल्का झील है, चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में। ये भारत का सबसे पहला रामसर स्थल है, जो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। 1982 में आया था। ठीक है, याद हो रही है चीजें। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में है। ये दोनों जो है वो सबसे पहले रामसर स्थल है हमारे भारत में 1982 में। रामसर कॉन्वेंशन हमारे भारत में जब आया था 1982 में आया था। ईरान में 1971 में आया है। ईरान में 1971 में आया, हमारे भारत में 1982 1981 में आ गया था। ठीक है, ये याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका आर्द्र भूमि है, हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका आर्द्र भूमि है वो सबसे छोटी है, सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको आज याद कराए हैं और तीनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये थोड़ा सा यूजफुल लग रहा है और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक फटाफट कर देंगे। ठीक है, सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है और सबसे छोटा जो है वो हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? चलिए फास्ट आंसर करना है। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सीबीडी का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण करना और सतत उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आएगा क्या? क्वेश्चन आएगा अर्थ समिट के ऊपर। चलिए अब स्टार्टिंग से सारी चीजें ध्यान में रखते जाना है और सारी चीजें आपको कमेंट में लिखते जाना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो नाम की ब्राजील में जगह है। रियो डी जनेरियो नाम की ब्राजील में जगह है, वहां पर शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये याद हुआ। अब ये क्या करता था? सतत विकास पर ज्यादा ध्यान देता था। ये जो अर्थ समिट आया था, ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, वो ज्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देता था, सतत विकास पर उसने ध्यान दिया है। एजेंडा 21 आया था। क्या आया था? एजेंडा 21 आया था। अब उसके अंदर 3 कॉन्वेंशन बनाए गए। ठीक है, जो शिखर सम्मेलन हुआ, जो शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था, वो बहुत बड़ा सम्मेलन था और उसी के अंदर 3 कॉन्वेंशन आए थे। उसी के अंदर 3 कॉन्वेंशन की शुरुआत हुई थी। पहला है यूएनएफसीसीसी, यानी कि जो क्लाइमेट पर बात करता है, जो हमारी जलवायु पर काम करता है, वो है यूएनएफसीसीसी। सीबीडी जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, सीबीडी जो जैव विविधता के लिए काम करता है, और यूएनसीसीडी जो मरुस्थल के लिए काम करता है। तो ये जो तीनों कॉन्वेंशन थे वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आए थे, 1992 में आए थे। कब आए थे? 1992 में आए थे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है किस समझौते ने 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया था। चलिए जल्दी से आंसर करना है। कौन सा ऐसा समझौता है, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जिसने 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया था? अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए था। 2005 में लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था।
ठीक है। अब ये थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा था, इसको और बढ़ावा देने के लिए पेरिस एग्रीमेंट आया। इसको बढ़ावा देने के लिए पेरिस एग्रीमेंट आता है 2015 में। देखिए क्या होता है, जब कपड़े थोड़े पुराने हो जाते तो आप नए कपड़े लेकर आते हैं, वैसे ही ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसके अंदर कुछ चीजें पुरानी हो गई थी, अब उसको नया बनाना था, उसको अपडेट करना था, तो एक और एग्रीमेंट आया जिसने उसकी जगह ले ली, वो था पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब आया था? 2015 में आया है। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट क्या है ये ध्यान से सुनिए। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था फ्रांस में, पेरिस जगह है, ये तो आपको पता ही होगा कि पेरिस कहां पर है, फ्रांस में है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि पेरिस कहां पर है, फ्रांस में है। वहां पर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, इसे अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? 2016 में हुआ था। अपनाया कब गया था? 2015 में, और लागू कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है कि हमें अपने वैश्विक तापमान को, हमें अपने ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाने देना है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पेरिस एग्रीमेंट अपनाया गया 2015 में, लागू हुआ 2016 में, उसने क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ली। और पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है कि हमें अपने ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है, नीचे रखना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग जाएंगे और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, पक्षियों को, पौधे को, सबको नुकसान होगा। तो हमें 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है। चलिए इसका आंसर करिए। बेसल सम्मेलन, बेसल सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बेसल सम्मेलन, बेसल कॉन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? फास्ट आंसर करके बता देना है। चलिए, बेसल कॉन्वेंशन जो था वो क्या कहता है कि आपको प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसको हम बायोडिग्रेड नहीं कर सकते। तो ये क्या किस लिए आया था? खतरनाक कचरा प्रबंधन के लिए। सबसे खतरनाक प्लास्टिक है, सबसे खतरनाक प्लास्टिक है। प्लास्टिक के मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेसल कॉन्वेंशन आया था 1989 में। कब आया था? 1989 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूजा कुमारी जी बेटा 1969 नहीं, 1989 में आया था। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। चलिए, अगर ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल आया था? चलिए फास्ट आंसर करके बता देंगे। चलिए फास्ट, एकदम बढ़िया आप लोग आंसर करें। 1300 बच्चे हो चुके हैं, केवल हम अपने टारगेट से 200 बच्चे दूर है, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित था? वो था क्योटो प्रोटोकॉल, वो था क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल के पहले, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आया पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आया पेरिस एग्रीमेंट, और क्योटो के पहले जो आया था वो था वियना सम्मेलन, वो था वियना सम्मेलन। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन 1985 में आया था, मतलब 1985 के पास आया था। 1985, 1995 इसके आसपास आया था। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें। क्योटो प्रोटोकॉल 1989 नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल 1989 नहीं है। अभी मैं बताती हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल जो आया है 1997 में, 1997 में इसे साइन किया गया और लागू कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ये वाला पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान में क्योटो नाम की जगह है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में क्योटो नाम की जगह है, वहां पर ये सम्मेलन हुआ था
1997 में साइन किया गया था और लागू कब हुआ था? इसको लागू होने में 8-9 साल लग गए। 2005 में लागू हुआ और इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट आया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करना है। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य परिणाम क्या था? चलिए अभी हमने देखा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। रियो डी जनेरियो नाम की जो जगह है ब्राजील में है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसका फोकस किस पर था? एजेंडा 21 पर था। एजेंडा 21 जो है सतत विकास के लिए काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसने एजेंडा 21 को प्रोत्साहित किया, उस पर फोकस किया और 3 कन्वेंशन बनाए, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है यूएनएफसीसीसी का उद्देश्य क्या है? चलिए जल्दी से आंसर करना है। चलिए जी नीतीश कुमार जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है बेटा। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। यूएनएफसीसीसी का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटना। और ये कब आया था? अर्थ समिट में आया था। यूएनएफसीसीसी कब आया था? अर्थ समिट में आया था, 1992 में आया था। जलवायु परिवर्तन से निपटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सम्मेलन जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है? चलिए जैव विविधता का मतलब क्या है? जैव विविधता का मतलब क्या है कि जहां पर अलग अलग लोग या अलग अलग स्पीशीज एक साथ रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के बारे में हमें WG रोसेन ने बताया है। जैव विविधता के बारे में हमें किसने बताया है? WG रोसेन ने बताया है। और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन काम करता है? CBD काम करता है, जैव विविधता सम्मेलन काम करता है, जो अर्थ समिट में आया था 1992 में। ठीक है, याद होते जा रहा है ना सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करते जाना है। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में रियो डी जनेरियो नाम की जगह है। ब्राजील में रियो डी जनेरियो नाम की जगह है, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। चलिए इसका आंसर करेंगे कौन सा सही नहीं है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? फास्ट आंसर करके बता देना है। चलिए जल्दी से आंसर करके बता दो कौन सा सही नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए आया था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्रीन हाउस गैस के लिए था, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए था, है ना, वो एक ही मतलब है। बेसल कॉन्वेंशन जो आया था वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आया था 1989 में। लेकिन रामसर कॉन्वेंशन जो था वो तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए था। रामसर कॉन्वेंशन जो था वो तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए था, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए नहीं था, यानी कि ये वाला गलत है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन, आप लोग मुझे बताइए कि रामसर कॉन्वेंशन कब आया था? चलिए जल्दी से बताओ, रामसर कॉन्वेंशन कहाँ हुआ था और कब आया था? जल्दी से कमेंट में लिख दो ताकि मुझे ये पता चल जाए कितने बच्चे क्लास में सारी चीजें याद कर रहे हैं। चलिए फास्ट आंसर करना है। रामसर कॉन्वेंशन जो हुआ था ईरान में रामसर नाम की जगह है, रामसर नाम का शहर है। 2 फरवरी 1971 में हुआ था। 1917 वाला कौन है? 1917 कहां पर चले गए रे भाई?
1917 नहीं है, 1971। मुझे पता है लिखने में मिस्टेक हुई है, तो लेकिन याद रखिएगा ऐसी मिस्टेक एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए फास्ट आंसर करना है। यूएनईपी। यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी। यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। और कब की गई थी? 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। याद है? याद है? सारे बच्चे एकदम करेक्ट करते जा रहे हैं। चलिए, अगर आप लोगों का आंसर सही आता है तो देखकर थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को याद हो रहा है। तो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में हुई थी 1972 में। चलिए, इसका आंसर करना है। सतत विकास की जो अवधारणा है किस रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत की गई थी? किस रिपोर्ट के द्वारा प्रसिद्ध हुई? चलिए फास्ट आंसर करेंगे। सतत विकास। सतत विकास जो एजेंडा 21 हमने पढ़ा, तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो ब्रूटलैंड रिपोर्ट में, ब्रूटलैंड रिपोर्ट की वजह से प्रसिद्ध हुई थी, जिसका नाम क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा थी वो कौन से रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी? ब्रूटलैंड रिपोर्ट में। ब्रूटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में। ठीक है, चलिए आगे। आपको बताना है रामसर सम्मेलन के अंतर्गत सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। फास्ट आंसर करना है। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो भारत का पहला स्थल था वो कौन सा था? दो थे, दो थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चों को याद है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है और चिल्का लेक उड़ीसा में, ये दोनों को रामसर सम्मेलन में सबसे पहले सम्मिलित किया गया था। तो आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ई आंसर होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने दिया था, मेरे को मालूम था कुछ बच्चे ए करेंगे, कुछ बच्चे बी करेंगे। अगर मान लो मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं रहेगा तो आप इन दोनों में से किसी को भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करते जाना है। क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन किया है तो एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, तो सोचिए आप कि अगर हम इतने अच्छे से यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो पेड क्लासेस और कितनी अच्छी होती होगी। आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम इतना अच्छा आपने कंटेंट दिया है। तो ये तो केवल डेमो है, ये केवल आपके लिए डेमो है। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा आपको दे रहा है 65% का ऑफर। आपको करना क्या है? स्क्रीन के नीचे आपको नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे सम्मेलन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो केवल यूट्यूब में पढ़ने से नहीं हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए, और अगर सोच लेते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर करना है। इसका आंसर करना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्षेत्रीय कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन भारत में लागू हुआ? इतना बड़ा क्वेश्चन,
इतना बड़ा पहाड़ की तरह क्वेश्चन है, लेकिन पूछा केवल चींटी जितना है। पूछा उसने केवल इतना है कि रामसर सम्मेलन जो है भारत में कब लागू हुआ था। पूछना इतना सा था, उसको पूछना इतना सा था, इतना बड़ा फालतू का क्वेश्चन दिया है। रामसर सम्मेलन भारत में आया था 1982 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखकर आपको एग्जाम में डरना नहीं है, थोड़ा सा काम होकर पीसफुली थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और उसके बाद आंसर करना। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? चलिए बिहार आ गया है। बिहार में सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? फास्ट आंसर कर देंगे। मैम मैं तो भूल जाती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, है ना। भारत बोलती हूँ, बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? कंवर झील, याद रखिएगा, कंवर झील है जो बिहार में पहला रामसर स्थल है। बताइए ये झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से शहर में है, कौन से गांव में है? बिहार के कौन से शहर में कंवर झील है? चलिए बताओ जल्दी। बेगूसराय। सोनू कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है, धीरज जी ने कहा है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये कंवर झील है जो बिहार का पहला रामसर स्थल है। चलो आगे बढ़ते हैं। कांसा जो है, ब्रॉन्ज जो है, वो एक मिश्र धातु है। बताइए उसके अंदर कौन कौन सी धातुएं हैं? जो बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे आज नए हैं, तो प्लीज मैं आपको आज 2 ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आपको ट्रिक पसंद आएगी तो जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। अगर हमें कांसे के बारे में पूछता है, तो कौन सी ट्रिक आपको याद रखना है? काटता याद रखना है। कासे के लिए आपको क्या याद रखना है? काटता याद रखना है। अब काटता का मतलब क्या हुआ? का मतलब हो गया कासा, का मतलब क्या हो गया? कासा हो गया। ट का मतलब हो गया टिन, ट का मतलब क्या हो गया? टिन हो गया। और ता का मतलब हो गया तांबा। तो कासे के अंदर ब्रॉन्ज के अंदर क्या रहता है? टिन और तांबा रहता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ट्रिक पसंद आई है? काटता हो गया। अगर आप पीतल की बात करते हैं, जो बच्चे क्लास कर चुके हैं उनको तो याद होगा पिताजी। पीतल के लिए आपको क्या याद रखना है? पिताजी याद रखना है। पीतल के लिए आपको क्या याद रखना है? पिताजी याद रखना है। ठीक है, तो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक। ठीक है, तो पीतल के अंदर, ब्रास के अंदर तांबा और जिंक रहते हैं। जी सभी को याद है। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको करके जल्दी जल्दी से बता देना है। गर्मियों में कभी कभी हमारे कपड़ों पर विशेष रूप से अंडर आर्म जैसे स्थानों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? सबके साथ होता है। हर एक किसी इंसान के साथ ऐसा होता है कि गर्मी के समय हमें देखना कि अंडर आर्म्स के नीचे जो है व्हाइट कलर के धब्बे बन जाते हैं। धब्बे जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? क्योंकि हमारे पसीने में नमक होता है। हमारे पसीने में क्या होता है? नमक होता है। क्या तुम्हारे पसीने में नमक है? वही वाला पसीने में नमक है। वो जो एड थी वो टूथपेस्ट के लिए थी, वो एड जो थी टूथपेस्ट के लिए थी, मैंने पसीने के लिए बना दिया। तो जो अंडर आर्म्स के नीचे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, जो व्हाइट धब्बे बन जाते हैं, वो पसीने में क्या रहता है? लवण मौजूद रहता है। अब कुछ चीजें हमें समझना है कि जो हमें पसीना आता है, ठीक है, जो हमें पसीना आता है, पसीने में क्या क्या रहता है? पानी रहता है। पसीने में क्या क्या चीजें रहती है? पानी रहता है, नमक रहता है, और वो नमक कौन सा रहता है? सोडियम क्लोराइड रहता है, NaCl रहता है, यूरिया रहता है,
और बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, हमारा जो पसीना हमें आता है, हमें जो पसीना आता है उसमें पानी होता है, नमक होता है, यूरिया होता है और भी कुछ सब्सटेंस होते हैं। तो जब पसीना आता है, जब पसीना आपको आया, आप क्या करते हैं, कूलर एसी के सामने खड़े हो जाते हैं और पसीना सूखने लगता है। पसीना सूखने लगता है यानी कि पानी इवेपोरेट होता है, जो पानी रहता है वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, लेकिन बच क्या जाता है, नमक बच जाता है। यहाँ पर क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। और नमक क्या करता है, धब्बे बना देता है। क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या बोला मैंने, जब आपको पसीना आता है, जब आपको गर्मी लगती है, तो जब आप फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं तो आपका पसीना सूखने लगता है। पसीना सूख रहा है, इसका मतलब पानी जो है वो वाष्पीकरण हो रहा है, पानी जो है वो वाष्प में बदल जाकर उड़ जा रहा है, लेकिन नमक बच जाता है। नमक बच जाता है और नमक की वजह से वहां पर धब्बे पड़ जाते हैं, और ज्यादातर अंडर आर्म्स के नीचे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको करना है कि पसीने में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। चलिए फास्ट आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, पसीने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। केवल हम 100 बच्चे दूर हैं 1500 का टारगेट पूरा करने के लिए, तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देंगे। पसीने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, फास्ट आंसर करना है। पानी होता है, नमक होता है, यूरिया होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। मैंने कहा है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसका रिवीजन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करेंगे। पसीने से दुर्गंध किस कारण आती है, चलिए जल्दी से आंसर करो। पसीना जब आपको आता है, जब आप ऐसे ऐसे सूंघते हैं, ऐसा करके सूंघते हैं, तो आपको दुर्गंध आती है। क्यों दुर्गंध आती है, चलिए बताइए, फास्ट आंसर करिए कि पसीने से दुर्गंध क्यों आती है। पसीने से दुर्गंध क्यों आती है, क्योंकि जो पसीने के साथ बैक्टीरिया रिएक्ट करता है, पसीने के साथ क्या करता है, बैक्टीरिया रिएक्ट करता है। आपको पता है हमारे शरीर में बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे शरीर में जहां पर बहुत सारे मतलब बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब पसीने के साथ रिएक्ट होते हैं तो गैस रिलीज होती है, और वो गैस जो रहती है वो बैड स्मेल वाली रहती है, दुर्गंध वाली रहती है। इसीलिए आपको पसीने से क्या आती है, दुर्गंध आती है। हमारे स्किन के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, याद रखिएगा। कुछ बच्चे यूरिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कुछ बच्चे यूरिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो उसका आंसर नहीं है। यूरिया ब्रेक डाउन जो है वो तो एक्सक्रीशन में बाहर निकलता है, वो मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, यूरिन के रूप में बाहर निकलता है यूरिया। ठीक है, स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में जो बाहर निकलता है वो नमक होता है। याद रखना, ये सारी बातें छोटी छोटी सी बातें हैं जिसमें आप एग्जाम में सही भी कर सकते हो और इतनी सी कंफ्यूजन की वजह से गलती भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, जो पसीना आपको आता है, जो पसीना आपको आता है वो कौन से ग्रंथि के कारण होता है, कौन से ग्लैंड के कारण होता है। चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। जो पसीना आता है वो कौन से ग्रंथि के कारण आता है, कौन से ग्लैंड के कारण आता है, स्वेट ग्लैंड के कारण। स्वेट ग्लैंड के कारण आता है, स्वेद ग्रंथि के कारण आता है। इस तरीके की, ये देखिए, ये आपकी त्वचा है, ये आपकी स्किन है। ठीक है, ये आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर बाल है, स्किन के ऊपर बाल है, और यहाँ पर आपका है ये वाला जो है ये आपका क्या है, स्वेट ग्लैंड है। तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है, पसीने को ऊपर भेजता है, और यहाँ पर पसीना आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पसीना, ये देखिए, ये वाला जो है ये है पसीना। ठीक है, समझ में आया। आपके स्किन पर स्वेट ग्लैंड रहता है, आपकी त्वचा पर स्वेट ग्लैंड रहता है, स्वेद ग्रंथि रहती है, जो क्या करता है, पसीने को ऊपर भेजता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए कि स्वेट ग्लैंड कहां पर होता है। चलिए फास्ट आंसर करना है।
स्वेट ग्लैंड कहाँ पर होता है? जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है मेरा। चलिए फास्ट आंसर करना है। स्वेट ग्लैंड जो रहते हैं वो कहाँ पर होते हैं? त्वचा पर होते हैं, स्किन पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? त्वचा पर, स्किन पर होते हैं। ठीक है, आपको बताना है श्वेत ग्रंथि का काम क्या है, स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करके बता देना है कि स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है। चलिए जल्दी आंसर करते जाएंगे। देखिए अभी हमारे 1500 बच्चों का टारगेट पूरा हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप लोगों ने 1500 बच्चों का टारगेट आज पूरा किया है। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो भी जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड जो रहता है उसका काम क्या होता है? वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जब हमें गर्मी लगती है, जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना बाहर आता है, इसका मतलब हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। मानव में पसीना आने का क्या कार्य है? 500 हो गया। हाँ मैंने गलती से 500 कह दिया था। आप लोग भी मेरी बहुत मजाक उड़ाते हैं। चलिए 500 नहीं 1500 बच्चे पूरे हुए हैं। चलिए यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे। मानव में पसीना आने का क्या कार्य है? जल्दी से आंसर करना है। शरीर को ठंडा करना, और शरीर को ठंडक जो मिलती है इवेपोरेशन की वजह से मिलती है। शरीर को जो ठंडक मिलती है इवेपोरेशन की वजह से मिलती है, वाष्पीकरण की वजह से मिलती है। ठीक है, याद रहेगा। इवेपोरेशन जब आपका पसीना वाष्पित होता है, जब आपके पसीने का इवेपोरेशन होता है तब आपको ठंड लगती है या आपको गर्मी लगना बंद हो जाती है। तो पसीना जो आता है वो आपके शरीर को ठंडा करने के लिए आता है। चलिए अत्यधिक पसीना आने से क्या हो सकता है? चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। जब ज्यादा पसीना आता है, जब किसी किसी इंसान को देखना बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। उन्हें क्या होता है? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। उनके शरीर में पानी कम होते जाता है, क्योंकि पसीने में पानी है, पसीने में पानी है, पसीने में नमक है। तो अगर पसीना आपको ज्यादा आएगा तो आपके शरीर का पानी कम होता जाएगा और आपके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये ज्यादातर गर्मी के मौसम में होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। पसीने का खारा स्वाद किस कारण होता है? ठीक है, टेस्ट करके नहीं देखना है। टेस्ट मत कर लेना कि मैम ने स्वाद बोला है तो चलो आज पसीने को चख कर देखते हैं। पसीने को चखना नहीं है, पसीने का स्वाद नहीं लेना है। पसीने के अंदर जो खारापन होता है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। पसीने के अंदर जो सॉल्टी टेस्ट होता है, जो खारापन होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की वजह से होता है। ठीक है, खाना नहीं है। चलिए इसका आंसर करना है। पसीना आना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे। पसीना जो आता है वो किसके अंदर आता है? ठीक है, जल्दी से आंसर करके बता देना है। पसीना आना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? चलिए फास्ट आंसर करिए, फास्ट। मैंने टेस्ट किया है, बाप रे, छी, गंदे गंदे बच्चे। पसीना टेस्ट नहीं करना, ठीक है, और गलती से हो जाता है तो वो खारा ही स्वाद आएगा, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड रहता है। और पसीना आना जो है वो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है, वो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी बाहर आ रहा है, हमारे शरीर से नमक बाहर आ रहा है। अगर शरीर से कोई चीज बाहर आती है तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसका आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन मानव पसीने का घटक नहीं है? चलिए जल्दी से आंसर करना है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, अच्छा हो गया आप लोगों ने वो नहीं बोला हे माँ माता जी, जो जेठालाल में बोलती है दया। ठीक है, ऐसे काम मत करना कि मेरे को वो बोलना पड़े आप लोगों को। चलिए इसका आंसर पास करेंगे।
फास्ट इसका आंसर करना है। मानव पसीने का घटक नहीं है। क्या हमारे पसीने में नहीं होता है? जल होता है, यूरिया होता है, नमक होता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज हमारे पसीने में नहीं होता है, वो हमारे पसीने का घटक नहीं है, तो ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको करना है कि मिट्टी जो रहती है, जो मिट्टी की सबसे ऊपर की परत है, वो कैसी होती है? चलिए फास्ट आंसर करना है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो रहती है वो कैसी होती है? फास्ट आंसर करते जाना है और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। और मुझे लग नहीं रहा है कि हमने 1 hour 45 minutes कंप्लीट कर लिया, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी क्लास शुरुआत हुई है, वो ही एनर्जी है, बिल्कुल थकान नहीं लग रही है। तो चलिए अभी थोड़े क्वेश्चंस और कर लेते हैं कि मिट्टी की सबसे ऊपर की जो परत रहती है वो मुलायम रहती है, मुलायम रहती है, वो पोरस रहती है। पोरस यानी कि उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिससे हवा और पानी आवागमन कर सकती है। ठीक है, तो मुलायम भी होती है, छिद्र युक्त भी होती है। और कम पानी को रोकती है क्या? नहीं। अगर कम पानी को रोकेगी तो वो हमारे फसल के लिए अच्छी नहीं होगी। जो कम पानी को रोकती है वो हमारी सैंडी सॉइल होती है। जो कम पानी को रोकती है वो हमारी रेतीली मिट्टी होती है, क्योंकि उसके कण बड़े बड़े होते हैं। रेतीली मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं और वो कम पानी को रोकती है। तो हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए और पोरस होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, ये सारी बातें आपको क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि मिट्टी में 5 लेयर होती है। मिट्टी में हमारी 5 लेयर होती है। सबसे ऊपर होता है ऑर्गेनिक लेयर। ध्यान से समझना, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे। ऑर्गेनिक लेयर सबसे ऊपर पर होती है, ऑर्गेनिक लेयर, जिसके ऊपर आप फसल को उगाते हैं। फसल उगाते हैं जहां पर छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ऑर्गेनिक लेयर। उसके बाद आती है टॉप सॉइल। उसके बाद क्या आती है? टॉप सॉइल यानी कि शीर्ष मृदा, जो हमारे जिसके अंदर ह्यूमस होता है। जिसके अंदर क्या होता है? ह्यूमस होता है, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसे क्या कहते हैं? ए होराइजन कहते हैं। ए होराइजन कहते हैं, याद रखिएगा। सब सॉइल, उसके नीचे क्या होता है? सब सॉइल होता है। सब सॉइल के अंदर क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सब सॉइल के अंदर क्या होते हैं? खनिज होते हैं। उसे बी होराइजन कहते हैं, बी होराइजन कहते हैं। उसके बाद नीचे पर रहता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल को सी होराइजन कहते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, छोटे छोटे से पत्थर होते हैं। और जहां पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसे क्या कहते हैं? बेड रॉक कहते हैं। वो आर हॉरिजॉन होता है। ठीक है, समझ में आया? तो रेडी है? इसके ऊपर मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी आंसर करना, बहुत जल्दी आंसर करना। ये वाले टॉपिक पर जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, कौन सी मिट्टी की परत ह्यूमस से भरपूर होती है और पौधे की वृद्धि में सहायक होती है? तो मैंने आपको अभी बताया है कि ह्यूमस कहां पर होता है? टॉप सॉइल में होता है। ह्यूमस कहां पर होता है? ऊपरी मृदा में होता है, टॉप सॉइल में होता है, जो हमारे पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉप सॉइल यानी कि ऊपरी मृदा। ठीक है, मृदा की कौन सी परत को ए होराइजन कहा जाता है, या हॉरिजॉन, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकती है। ठीक है, ए होराइजन कहा जाता है। जल्दी से आंसर करना है। कौन सी परत को ए होराइजन कहा जाता है या ए हॉरिजॉन कहा जाता है? उसे टॉप सॉइल को, टॉप सॉइल को, ऊपरी मृदा को ए होराइजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर करेंगे। कौन सा गुण ऊपर की मिट्टी के लिए सही नहीं है? कौन सा गुण ऊपर की मिट्टी के लिए सही नहीं है? जल्दी से आंसर करके बता देना है। जो हमारी टॉप सॉइल है, जो हमारी ऊपर की मिट्टी है जिसमें ह्यूमस होता है,
जो हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाती है वो कौन सा सही नहीं है? उसमें जैविक पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पौधे की वृद्धि में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। गहरे रंग की होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कठोर और सघन होती है, ये गलत है। वो कठोर नहीं होती है, वो तो मुलायम होती है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था जो केवीएस में पूछा गया था। ऊपर की जो मिट्टी है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती। ठीक है। मिट्टी की कौन सी परत फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। अगर हमें फसल की खेती करना है तो कौन सी परत पे करना पड़ता है? टॉप सॉइल पर करना पड़ता है, ऊपर की मिट्टी पर करना पड़ता है। टॉप सॉइल पर फसलों की खेती की जाती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। आपको बताना है जो परत ऊपर की मृदा के ठीक नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए फास्ट आंसर करना है। जो टॉप सॉइल के नीचे होता है, सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक, सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक, दूसरे नंबर पर होता है टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल के नीचे जो होता है वो होता है सब सॉइल। टॉप सॉइल के जो नीचे होता है वो होता है सब सॉइल, अधः मृदा होता है। ठीक है। चलिए इसका आंसर करना है कि सब सॉइल जो रहता है उसमें क्या होता है। चलिए सबसे ऊपर वाला ऑर्गेनिक रहता है, जैविक रहता है। ये वाला आपका टॉप सॉइल रहता है। उसके नीचे आपका सब सॉइल रहता है जिसे बी हॉरिजॉन कहते हैं। और सब सॉइल में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। सब सॉइल में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आपको बताना है मृदा प्रोफाइल में बी हॉराइजन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। बी हॉराइजन किसे कहा जाता है? सब सॉइल को कहा जाता है, अधः मृदा को कहा जाता है। ए हॉराइजन टॉप सॉइल को कहा जाता है। बी हॉराइजन सब सॉइल को कहा जाता है, अधः मृदा को कहा जाता है। कौन सी मृदा परत में छोटे पत्थर और आंशिक रूप से अपक्षेत्र सामग्री होती है? छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो कौन से हॉराइजन में होते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं वो सी हॉराइजन में होते हैं। इसे पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। पेरेंट मटेरियल कहा जाता है जहां पर छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, और जहां पर बड़े पत्थर होते हैं वो आर हॉराइजन के अंदर आता है। ठीक है। चलिए आपको बताना है बेड रॉक। बेड रॉक यानी कि बड़े पत्थर। बेड रॉक का मतलब क्या होता है? बड़े पत्थर। बड़े पत्थर जो रहते हैं वो कौन से हॉराइजन में आते हैं? देखिए छोटे पत्थर, छोटे छोटे जो पत्थर रहते हैं वो सी हॉराइजन में आते हैं। बड़े पत्थर जो रहते हैं वो आर हॉराइजन में आते हैं, जिसे बेड रॉक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बेड रॉक कहा जाता है। ठीक है। चलिए इसका आंसर करना है ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर आपको परत को सही क्रम में लगाना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर आपको सही क्रम पे लगाना है। सबसे ऊपर पर टॉप सॉइल आता है यानी कि ए आएगा, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद आर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आपको सही क्रम में लगाना है, तो ए बी सी और आर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आप सबको होमवर्क दे रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूँ। मैंने आपको कहा था कि अभी मैं ये मिट्टी के बाद आपका ये खत्म करूंगी क्लास, लेकिन ऐसे ही क्लास अगर आप चाहते हैं, ऐसे ही और क्लासेस आप चाहते हैं, ऐसे ही महा मैराथन क्लास आप ईवीएस की चाहते हैं, बीपीएससी की चाहते हैं, तो जितना आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपका रिस्पांस मुझे बताएगा कि हमें ऐसी क्लास और रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर करते जाना है, लाइक करते जाना है, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है, और आपको क्लास कैसी लगी है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी आपकी यूपी की न्यूज आई है जो दानिश सर कवर करने वाले, तो सारे बच्चे वो वाली न्यूज को भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है,
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वहां पर भी जाकर आपको वो न्यूज को देखना है, सर क्या बताने वाले हैं, सारी चीजों को अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही कुछ बड़ी मैराथन रहेगी, इसी टाइप के हार्ड लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी न्यूज है, सर कवर करने वाले हैं, तो सारे बच्चों को वो न्यूज देख लेना है, बिल्कुल अभी तुरंत जाकर वो न्यूज देखेंगे, छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टी नहीं हुई है, वो न्यूज आपको देखना है, तुरंत आप लोग वहां पर जाइए और सर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। ठीक है।